हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 इंग्लिश एनसीईआरटी का पढ़ेंगे, जो कि है फेयर प्ले, न्यायपूर्ण खेल। तो ये चैप्टर का जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनके मीनिंग हम साथ में देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। पार्ट 1, इसमें 3 पार्ट है। तो पार्ट 1 शुरू करते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज दियर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. तो दोनों की दोस्ती, अच्छे दोस्त थे जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, और दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि अगर कोई भी एक भी उन दोनों में से गांव के बाहर जाता तो दूसरा व्यक्ति उसके जो बाहर गया है उसके परिवार का ख्याल रखता था। और दोनों की ही पूरे गांव में बहुत ज़्यादा इज्जत थी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। Juman had an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. तो जुम्मन की एक आंटी थी जिस जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, ज़मीन जायदाद थी, जिसको उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था जुम्मन को, इस इस शर्त पे कि जब तक वो ज़िंदा रहेगी उसकी आंटी, जुम्मन उनकी देखभाल करेगा और वो उसके साथ रहेगी। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। और ये अरेंजमेंट, ये सहमति हुई थी उन दोनों के बीच, ये कुछ सालों तक, तो कुछ कपल ऑफ ईयर्स के लिए तो काम करती है। लेकिन आगे क्या होता है, देन द सिचुएशन चेंज्ड। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव। तो फिर बाद में इस परिस्थिति चेंज हो जाती है। जुम्मन और उसके परिवार उसकी इस बूढ़ी रिश्तेदार से परेशान हो जाते हैं। जुम्मन became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. तो जुम्मन अपनी आंटी के प्रति ऐसा उदासीन हो गया था, मतलब उसका अपनी आंटी की तरफ कोई ध्यान नहीं था, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उनके बारे में। क्योंकि जो उसकी पत्नी थी जुम्मन की, वो जब भी अपनी उसकी आंटी को खाना देने जाती तो अब बेमन से खाना देती थी और निंदा करती थी उसकी आंटी की। तो शी swallowed these insults along with her food for a few months। तो जो आंटी थी जुम्मन की, उन्होंने ये इंसल्ट्स, उनकी उसकी वाइफ की बातें को निगल लिया, मतलब सुनकर चुप रही, जैसे कि वो खाना निगल जाती थी। कुछ महीनों के लिए ऐसा ही चलता रहा। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। पर पेशेंस की भी लिमिट्स होती है कि कितना कोई पेशेंस रखे अपने आप में, उसकी भी लिमिट होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन। तो एक दिन वो जुम्मन से बोलती है, माई सन, इट्स नाउ ऑब्वियस दैट I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. तो फिर वो कहती है जुम्मन से कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम मुझे एक मंथली अलाउंस, मुझको हर महीने पैसा दे दिया करो कि मैं अलग से किचन में अपना किचन बना के रह सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। और जुम्मन ने बेशर्म होकर कह दिया कि मेरी पत्नी ज़्यादा अच्छी तरह से जानती है घर कैसे चला जाता है, इसलिए आप ज़्यादा ऐसे धैर्य मत खोइए, आप धैर्य रखिए, शांत रहिए। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइड टेक अ केस टू द विलेज पंचायत। और इसकी वजह से उसकी आंटी गुस्सा हो गई और उन्होंने सोचा कि अब ये केस हम पंचायत में लेके जाएंगे। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग फॉर देयर हेल्प, seeking their support. Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। तो बहुत दिनों से वो जो बूढ़ी औरत थी, वो गांव के लोगों के बारे में, इस गांव के लोगों से इस विषय पर बातचीत करती हुई देखी गई थी। और कई लोग उस पर हंसते थे, कई लोग उसको सिंपैथी देते थे, सांत्वना देते थे, और कई लोग कहते थे कि अपने जो भतीजे और उसकी भतीजे की वाइफ है उसके साथ ऐसे ही तुम झगड़ा मत किया करो, ऐसे सही से रहा करो। तो at last she came to Algu Chaudhary and spoke to him. You know, Chachi, Jumman is my best friend. How can I go against him? Algu said.
But is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? Pleaded the old lady. Come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu didn't reply, but her words kept ringing in his ears. तो अलगू चौधरी के पास जाती है अंत में जो ओल्ड लेडी थी। तो अलगू चौधरी कहता है, तुम्हें पता है ना चाची कि जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पर मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। पर फिर वो चाची कहती है कि हाँ, वो तो है, लेकिन क्या ये सही है कि हमेशा तुम इस बात पे चुप्पी साधे रहो और सब कुछ सुनते रहो जो भी वो कह रहे हैं, और ऐसे समझते रहो कि जो भी वो कर रहे हैं वो सही है। और उस जो वो बूढ़ी औरत थी, उसकी चाची, उन्होंने अलगू चौधरी से प्रार्थना करी, मतलब रिक्वेस्ट करी कि तुम पंचायत में आओ और जो भी सच है वो बोलो। और अलगू ने फिर कुछ नहीं कहा, पर जो आंटी थी उसके वर्ड्स उसके कानों में ऐसे आवाज़ कर रहे थे, मतलब उसके मन में वही बातें चल रही थी कि आंटी ने जो बोला है उस पर विचार करने का। पर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर अब पार्ट टू शुरू होता है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बेनिन ट्री। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंचायत पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। लेट माई aunt nominate the head punch and I will abide by her decision। तो जो पंचायत थी वो शुरू हुई और जुम्मन ने कहा कि अब मैं अपनी आंटी को एक जज चुनने की, पंच यानी पंचायत का मुखिया जो जज का काम करता है, वो चुनने की अनुमति देता हूँ। और जो पंच कहेगा मैं उसकी बात मानूंगा, क्योंकि पंच की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ होती है और मैं उसके डिसीजन को, उसके निर्णय को ही सही मानूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नो एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। और जो पंच होता है वो कुछ नहीं जानता, उसके कोई मित्र और ना कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु। तो और वो इस प्रकार जो पंच है उसके रूप में अलगू चौधरी को चुनती है और पूछती है कि तुम्हारा इस पर क्या राय है, क्या मत है। जुम्मन से पूछती है जज के रूप में चुनने को अलगू चौधरी को। तो फिर जुम्मन कहता है, फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। और कहता है ठीक है। और मन ही मन वो खुश हो रहा था कि अलगू तो मेरा दोस्त है, वो मेरे खिलाफ थोड़ी जाएगा। लेकिन उसको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। और अलगू ने कहा, चाची तुम्हें पता है ना कि मेरी कैसी फ्रेंडशिप है अलगू जुम्मन के साथ। अलगू ने कहा, आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। पर जो आंटी है उसने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारी और जुम्मन की कैसी दोस्ती है, पर मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अपनी दोस्ती के लिए नहीं मारोगे। मतलब तुम्हारा अंतर्मन जो कह रहा है, तुम्हारे मन में जो आवाज़ आ रही है कि कौन सही है, उसको तुम ज़्यादा प्राथमिकता दोगे इसके ऊपर कि तुम्हारी फ्रेंडशिप इसके साथ है। God lives in the heart of the punch, and his voice is the voice of God, and the old lady explained her case। तो गॉड की आवाज़ ही पंच की आवाज़ होती है, और जो गॉड है वो पंच के ही दिल में रहता है, ऐसा कह के वो जो ओल्ड लेडी है उसने अपना केस, पूरी जो कहानी है वो बयां की। जुम्मन सेड अलगू, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am Punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? तो अलगू कहता है, जुम्मन तुम्हें पता है हमारी कितनी पुरानी दोस्ती है, पर तुम्हारी आंटी ही मुझे उतनी प्रिय है जितने तुम हो, और तुम दोनों ही मेरे सामने इक्वल हो, बिल्कुल समान हो। और आज मैं पंच हूँ, तो तुम अपने डिफेंस में, अपने बचाव में क्या कहना चाहोगे। तो जो जुम्मन है वो कहता है, 3 years ago began जुम्मन, my aunt transferred her property to me, I promised to support her as long as she lived, I have done all I could, there have been a couple of quarrels का मतलब होता है झगड़े, between my wife and her, but I can't stop it, now my aunt is claiming a monthly allowance from me, this is not possible, that's all I had to say। तो जुम्मन बोलता है कि 3 साल पहले मेरी आंटी ने मेरे को मेरे नाम अपनी प्रॉपर्टी कर दी थी, और मैंने कहा था कि जब तक वो ज़िंदा रहेगी तब तक मैं उनको सपोर्ट करूँगा, वो मेरे साथ ही रहेगी, मैं उनके लिए वो सब कुछ करूँगा जो वो कहेगी। और लेकिन हमारे घर में कई झगड़े हुए हैं, मेरी चाची, मेरी आंटी और मेरी वाइफ के बीच, पर मैं इसे रोक नहीं सकता।
और अब मेरी आंटी एक मंथली अलाउंस, एक महीने का जो भत्ता कह सकता हूँ मैं, वो उसकी मांग कर रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, और यही सब है जो मैं कह सकता हूँ। फिर जुम्मन was cross-examined by Algu and others. Then Algu announced, "We have gone into the matter carefully. In our opinion, Jumman must pay his aunt a monthly allowance, or else the property goes back to her." तो जुम्मन की जो निर्णय था, जो जो बयान था जुम्मन का, और जुम्मन का पूरा मैटर था, उसकी जांच की गई अलगू और अन्य लोगों के द्वारा। फिर अलगुल ने अनाउंस किया कि हम सब ने इस मैटर को अच्छी से छानबीन करी है, और हमारे मत में, हमारी राय में, जुम्मन को अपनी आंटी को मंथली अलाउंस पे करना चाहिए, या फिर जो भी प्रॉपर्टी उसकी आंट ने दी है जुम्मन को, वो वापस चली जाएगी उन्हीं के पास। Now the two friends were seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Juman was Alkut's enemy and wanted his revenge. तो जो दो दोस्त बहुत बार साथ देखे जाते थे, उनकी दोस्ती का जो बॉन्ड है, जो रिश्ता है, वो टूट गया है। तो अब क्या होगा कि जो बॉन्ड है उनकी फ्रेंडशिप का, वो टूट चुका है, और अब जो जुम्मन है वो अलगू का एनिमी बन चुका है, और अलगू जुम्मन का एनिमी बन चुका है, और जुम्मन अपना बदला चाहता है। अलगू से पार्ट 3 शुरू होता है। डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. One of his fine pair of bullocks died, and he sold the other to Samju Sahu, a car driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of bullock in a month's time. It so happened that bullock died within a month. बुलोक का मतलब होता है बैलों का एक जोड़ा। आगे भी पढ़ता हूँ मैं, आपको एक साथ ही मतलब बताऊंगा इसका, अच्छे से समझ आएगा। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he had paid. Sahu got very annoyed. "I can't pay you a penny." penny का मतलब होता है एक भी पैसा। For the rest का मतलब होता है मनहूस। "Beast, you sold me. He brought us nothing but ruin. I have a bullock. Use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullocks," he said angrily. तो दिन गुजरते गए, और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ऐसी हुई कि एक कठिन परिस्थिति में अलगू चौधरी आ गया, क्योंकि उसने अपने बैलों का एक जोड़ा एक व्यक्ति को बेचा था जिसका नाम था समझू साहू, और एक महीने के अंदर समझू साहू को पैसे उसको लौटाने, मतलब पैसे देने थे अलगू चौधरी को उस बुल्लोक के जो उसने खरीदा था। और समझू साहू एक कार ड्राइवर था, गाड़ी चलाने वाला था उस गांव का। तो क्या हुआ कि जो बुल्लोक्स बैलों का जो जोड़ा समझू साहू ने खरीदा था, वो एक महीना पूरा होने पहले से ही मर गया। तो क्या हुआ कि कई महीनों बाद फिर जो अपना अलगू चौधरी है, वो समझू साहू को कहता है, "तुमने अभी तक मेरे बुल्लोक्स के पैसे नहीं दिए हैं।" तो फिर समझू साहू कहता है कि मैं तुम्हें अब वो पैसे देने भी नहीं वाला, क्योंकि तुम्हें मैं वो एक पैसे नहीं दे सकता उस मनहूस जानवर के लिए, क्योंकि जब मैंने उसे खरीदा तो उसके एक महीने के अंदर ही तो वो मर गया। मेरे किस काम आया वो? मेरे पास एक बैलों का जोड़ा है, तुम इसे एक महीने के लिए यूज़ करो, फिर मुझे लौटा दो। कोई मनी नहीं मिलेगा तेरे को, जो भी मर गया बुल्लोक है, मरे हुए बुल्लोक के लिए, बैलों के जोड़े के लिए। उसने गुस्से में आके बोला। Algu decided to refer the case to the panchayat for a second time in a few months. Preparation for holding the panchayat were made, and both the parties started meeting people seeking their support. तो जो पंचायत है उसमें फिर से ये मामला गया, और दूसरी बार था ये पिछले कुछ महीनों में ही कोई मामला ऐसा गया हो पंचायत में, और सभी जो दोनों पक्ष के लोग थे उन्होंने अपने अपने सपोर्ट ढूंढने शुरू कर दिए पंचायत में, बयान देने के लिए गवाह के रूप में ऐसे। The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the punch is the voice of the god. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision." Sahu saw his chance and proposed the name of Juman. Algu's heart sank and he turned pale, but what could he do? The moment Juman became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. Could he, seated in that high place, have his revenge now? He thought and thought. No, he must not allow his personal feelings to come
इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ एंड डूइंग जस्टिस। तो जो अपना अलगू चौधरी था उसने पंचायत में बोला कि मैं साहू को अपना जो भी पंच है वो चुनने का मौका देता हूँ कि वो चुन ले, और मैं उसी के निर्णय को अंतिम निर्णय मानूंगा, क्योंकि जो पंच की आवाज़ होती है वो ही भगवान की आवाज़ होती है। तो साहू ने क्या किया, मौका देखते हुए उसने सोचा कि अलगू और जो जुम्मन है उनकी लड़ाई हो रखी है, वो जो दुश्मन बन रखे, तो उस जुम्मन को चुन लेता हूँ। तो जैसे ही उसने जुम्मन को चुना तो अलगू का हार्ट डूब गया, मतलब उसका दिल बैठ गया, उसका चेहरा पीला हो गया, क्योंकि उसको पता था कि अब वो क्या ही कर सकता है कि जुम्मन और उसके बीच में दोस्ती तो है नहीं। तो फिर जब जुम्मन जज पंच बना तो उसने रियलाइज़ किया, उसने महसूस किया कि क्या जिम्मेदारी होती है एक पंच की एक पंचायत में, कि क्या उसके पद की महत्ता, क्या महत्व होता है उसके पद का, कि उसको न्याय करना होता है, ना कुछ सोचे कि ये मेरा मित्र है ये मेरा दुश्मन है। और क्या उस क्षण, क्या उस वो परिस्थितियाँ होती है कि उसके निष्पक्ष निष्पक्ष होके उसको निर्णय देना होता है। और उसने सोचा कि ये वो समय नहीं है जब उसको अपना बदला अपने मित्र से, पुराने मित्र से लेना चाहिए, कि अब वो पंच बन गया है तो उसके खिलाफ वो निर्णय देगा। तो ऐसा सोचा तो उसने सोचा कि फिर ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे को, कि अब मेरे को उसके रिवेंज अपना बदला लेना चाहिए। और उसने सोचा जो भी निष्पक्ष निष्पक्ष निर्णय होगा वही मैं करूँगा, और सही सत्य कहूँगा और न्याय करूँगा। बोथ Algu and Sahu stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. Then Juman stood up and announced, it's our opinion that Sahu should pay Algu the price for the bullock. When Sahu brought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. Algu could not contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the Panchayat! This is justice! God lives in the voice of the Punch." तो जो मैटर था अलगू और साहू का, उसकी अच्छी तरह से जांच की गई थी जुम्मन और अन्य लोगों के द्वारा। तो अंत में जुम्मन ने अनाउंस किया कि हमारे मत में, हमारी राय में, साहू को जो बुल्लोक का प्राइस है वो पे करना चाहिए, वो उसके पैसे देने चाहिए अलगू को, क्योंकि जो जब उसने जो बैल खरीदे थे तब वो कोई डिसेबिलिटी या कोई बीमारी से ग्रसित नहीं थे, वो बिल्कुल सही थे। और बैलों का मर जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, और इसके लिए हम अलगू को ब्लेम नहीं कर सकते, अलगू पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इसलिए अलगू को पैसे मिलने चाहिए उसके बैलों के जोड़े के लिए। और ऐसा सुनने के बाद अलगू अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सका, और खड़ा होकर जोर से बोला कि विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस। और इस पंचायत की जीत हुई है, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, और पंच की आवाज़ में ही वो भगवान निवास करता है। Soon after, Jumman came to Algu, embraced him, and said, "Since the last panchayat, I had become your enemy. Today I realized what it meant to be a punch. A punch has no friend nor enemy, he knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity." enmity. तो इम्ब्रेस्ट का मतलब है इधर गले लगाना, और डेविएट, डेविएट का मतलब है रास्ते से भटकना या हटना। एल्गू embraced his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. तो उसके बाद निर्णय होने के बाद जुम्मन अलगू के पास आया और उसको गले लगा लिया और कहा कि आखिरी बार जब पंचायत हुई थी तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, पर मुझे आज पता चला कि पंच बनना कितना मुश्किल होता है, कितना कठिन होता है एक निष्पक्ष न्यायपूर्ण निर्णय देना। अब पंच है, एक पंच के कोई भी दोस्त, कोई भी शत्रु नहीं होते, उसे केवल और केवल न्याय करना होता है। और किसी को भी इस न्याय के पाथ से, न्याय के रास्ते से हटना नहीं चाहिए, और न्याय से हट के पाथ से हटना नहीं चाहिए, केवल किसी मित्रता या फिर किसी दुश्मनी के कारण उसको इस न्याय के पाथ से हटना नहीं चाहिए। और वह फिर अलगू ने फिर से जुम्मन को गले लगा लिया और रोने लगा, और उसके जो आंसू थे उन्होंने जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच की, जो भी शत्रुता थी मैं कह सकता हूँ, उसको, उसकी जो गंदगी थी उसको
उसके आंसुओं ने दो डाला, मतलब उन दोनों के बीच फिर से मित्रता हो गई। तो ये था हमारा चैप्टर फेयर प्ले, क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 7, फेयर प्ले, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था। होप आपको समझ आया होगा, और इसके क्वेश्चन आंसर भी जल्दी लेके आएंगे अपन। तब तक के लिए बाय बाय।